हेलो फ्रेंड्स, आज हम 4 जनवरी 2022 को सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए ये करके सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं। वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। मतलब कि एक ट्रे होगा जिसमें कितने अंडे आते हैं, 12 अंडे आते हैं। इस तरीके से वो एक ट्रे में 12 अंडे रखता होगा। ठीक है, उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे बचे। कह रहा है कि उसने कितने ट्रे में रख दिया है, 9 ट्रे में रखा है और उसके बाद भी 5 अंडा क्या हो गया है, बच गया है। और एक ट्रे में कितना रख रहा है, 12 अंडा रख रहा है। उसने अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे कि उसके 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे। तो बच कितना रहा है, 5 अंडा बच रहा है। ठीक है, और वो 9 ट्रे का प्रयोग कर चुका है, बोलता है 10 ट्रे में उसको भरना है। मतलब एक ट्रे भी बचा हुआ है और एक ट्रे में टोटल कितना लेता है, 12 में से पास कह रहा है कि बचा जो है वो कितना है, 5 अंडा। कितना और चाहिए इसको, 7 अंडा और चाहिए ना, तब जाकर ये ट्रे भर जाएगा। अरे तो पूछ रहा है कि 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे, तो 5 तो उसके बाद पहले से बचा हुआ है। तो उसे भी और कितने अंडे की आवश्यकता है, तो 7 अंडे और की आवश्यकता है। तो 7 और 5 12, तो इसको फुल हो जाएगा। और 10 ही चाहिए भी, इसको पहले से 9 भर चुका है। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सविता एटीएम से कुछ रुपये निकालने गई, उसे 2005 नोट, 2000 के 5 नोट, मतलब कि 2000 का 5 नोट, मतलब टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 10,000 रुपया। ठीक है, आगे कहता है 500 के 4 नोट, 500 के 4 नोट मतलब कितना, 2000 रुपया। और 100 के 9 नोट मिले, तो 100 रुपया के 9 नोट मिले, तो कितना हो गया ये, 900 रुपया। ठीक है, गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास 2000 का एक नोट और 100 रुपया का एक नोट कम मिला है। ठीक है, तो कहने मतलब पहले क्यों निकला कितना उस अकाउंट से, तो 12,900 रुपये निकला है। और कह रहा है कि 2000 रुपया का एक नोट और 100 रुपये का एक नोट जो रुपया था वो कम था। तो कह रहा है उसने एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी, तो कितना भरी थी, जोड़ लीजिए इसको, 9 1 10 0 2 2 4 1 5 1 का 1, 15,000 रुपया। तो वो कितना निकाल रही थी, 15,000 के लिए वो फिल की होंगी, है ना। क्योंकि देखिए ये 2000 का 5 नोट ही, तो इसको इतना मिला है, 500 का 4 नोट यानी 2000 रुपया और 100 का 9 नोट यानी कि 900 रुपया। यानी टोटल उसके पास सभी हाथ में कितना है, 12,900 रुपया। और कह रहा है कि जब वो गिनती की तो पता चला कि 2000 रुपये का और 100 रुपये का नोट गायब है, मतलब कि मिला ही नहीं उसको। मतलब कि टोटल कह सकते हैं कि टोटल कितना के लिए फिल की होगी, 15,000 रुपये के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनु एक मिठाई की दुकान में 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलोग्राम और 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ले लाती हैं। दुकानदार ने सारी मिठाई को डिब्बे में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। मतलब है कि एक डिब्बा जो उसको फिल कर रहा होगा दुकानदार, उसका डिब्बे का जो कैपेसिटी था वो कितना था, 750 ग्राम का। ठीक है, तो कहता है सारी मिठाई को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो एक डब्बा में कितना आ रहा है, 750 ग्राम। तो पहले हम ये पता करते हैं कि टोटल मिठाई था कितना। देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है 2 किलो 500 ग्राम, मतलब ये भी कर सकते हैं 2000 प्लस 500, मतलब सीधा सीधी कहें कि ये 2500 ग्राम। ठीक है, 3 किलो और 250 ग्राम मतलब कि 3250 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में कितना होता है 1000, तो 3 किलो में 3000 और 250 ग्राम, तो हो जाएगा ये 3250 ग्राम। आगे है 4 किलो रसगुल्ला यानी कि यहाँ पर 4000 ग्राम। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 2 7 150 ग्राम और 4 3 7 2 9 100 ग्राम। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 750 ग्राम से। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इधर आप थोड़ा सा करते हैं, 975 डिवाइडेड बाई 75, ये हो कट जाएगा 15 5 75 और 19 5 95 और 5 25 और ये 15 एकम 15 उतरेगा 4 और 15 तिया 45, यानी कि कितना 100 डब्बा चाहिए, 13 डब्बों की आवश्यकता होगी। समझ में आया, सिंपल कुछ नहीं करना था। पहले आपको तो एक डब्बा का जो कैपेसिटी था वो 750 ग्राम बता रहा है,
और टोटल आपको वेट निकाल लेना है कि सारी मिठाई का जो वेट है वो कितना है। तो पता चला कि 9750 ग्राम है। हमने बदला ग्राम में इसलिए क्योंकि एक पैकेट में 750 ग्राम आ रहे थे, इसलिए हमें ताकि डिवाइड करने में आसान हो जाते, इसीलिए मैंने इसको पहले ग्राम में मैंने चेंज किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 1 मिनट और 75 सेकेंड के बाद जल जाती हैं। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 पर बदलती हैं तो अगली बार जब एक साथ बदलेंगी तो वह समय क्या होगा। देखिए, जब भी एक टैग वर्ड मिले आपको एक साथ, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एलसीएम निकालनी है। जब भी क्या देखने को मिले आपको एक साथ, कि दोबारा फिर एक साथ वो कब मिलेंगे, एक साथ कब बजेगा। ठीक है, तो इस वर्ड को पकड़िए और तुरंत समझिए कि इसको एलसीएम निकालनी है आपको। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकालते हैं इसके पहले। तो सबसे पहले मेरे पास कितना है, 30 है, 30 सेकेंड, फिर कितना है 45 सेकेंड, इसके बाद है फिर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना। ठीक है, और ये 75 सभी सेकेंड दिए हुए हैं, तो इसको मैंने 1 मिनट को मिनट में सेकेंड में चेंज कर लिया और 75 सेकेंड। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा उस लॉजिक से थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन महंगा पड़ेगा, क्योंकि 75 गुना कितना बार करना पड़ेगा वो थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। 2 3 6 5 30 ऐसे लिख सकते हैं इसको तोड़ करके। 45 को कैसे लिख सकते हैं, 2 3 6 नहीं, 2 का टेबल तो आएगा ही नहीं ना, 3 5 15 3 45 ऐसे लिख सकते हैं। 60 कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 5 20 3 60। और 75 को क्या लिख सकते हैं, 5 25 3 75। अब करना क्या है, इसको 2 पर पावर 1, 3 पर भी पावर 1 और 5 पर पावर 1। इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1 और 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1 और यहाँ पर 5 पर पावर 2 और 3 पर पावर 1। इससे क्या होगा कि जिसका मैक्सिमम पावर है, जैसे 2 लीजिए पहले, तो 2 का मैक्सिमम पावर किस में ज़्यादा है, इसमें 2 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर ज़्यादा किस में है, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 1 दिख रहा है, तो 3 पर पावर 2 और 5 देखिए यहाँ पर 5 पर पावर किस में ज़्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ 2 पर दिख रहा है, तो 5 पर पावर 2 ले लीजिए। अब सिर्फ सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 3 9 और 5 हैं 25। तो ये दोनों गुना कर लीजिए पहले, तो 25 चौक हो जाएगा 100 और गुना 9 कितना हो जाएगा 900। तो 900 क्या निकला, सेकेंड निकला। तो इसको चेंज कर देंगे, इसमें चेंज कर देंगे हम, 60 से डिवाइड करेंगे तो बदल जाएगा मिनट में। तो ये जैसे कट जाएगा तो हो जाएगा ये 15 सेकेंड 90 यानी कि 15 मिनट। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है, टाइम क्या है कि 1:35 पर बदलती हैं, तो दोबारा क्या बदलेंगी, तो 1:35 में 15 मिनट जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 में 10 0 और 3 4 1 5 यानी 1:50 यानी कि दोपहर 1:50 में ये दोबारा फिर से बजेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है, रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच, 3 इंच और 3 इंच है, तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल ऊंचाई कितनी पंक्तियां होगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि एक ईंटा एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से रखा जा रहा है। ठीक है, जैसे एक ईंट होगा ना इस तरीके से, इसके ऊपर ईंट रखता चला जा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल ऊंचाई कितनी पंक्ति होंगी। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है कि जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, एक ईंट है इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई कह रहा है हमारा 6 इंच, फिर चौड़ाई कितना है 3 इंच है, और इसकी जो हाइट होगा, जैसे इस तरह से हम फिगर बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, 3D शेप दे देते हैं इसको। ठीक है, देखिए ये वाली जो लेंथ होगा आपका, ये लेंथ कितना है 6 का है, और ये जो चौड़ाई है वो कितना है 3 है, और इसकी जो हाइट है वो हाइट भी कितना है 3 इंच है। तो बताइए जो दीवार की जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई किससे बनेगा, लेंथ से तो नहीं होगा, क्योंकि लेंथ से तो आगे चलाएगा, हमको तो ऊंचाई चाहिए, और ये ब्रेथ से भी नहीं होगा, ब्रेथ होता है चौड़ा होता चला जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, हाइट चाहिए। तो मतलब कि इसकी एक पंक्ति में कितनी हाइट होगी, 3 सेंटीमीटर का,
सॉरी 3 इंच का। ठीक इसी तरीके से ऊपर ईंट खड़ा करेंगे तो हो जाएगा 6 इंच का, फिर इसे ऊपर खड़ा करते चले जाएंगे। इस तरीके से सवाल पूछा है आपसे। तो पूछा जा रहा है कि कहते हैं हम 3.5 मीटर इसी तरह से हाइट हम ऊपर जाएंगे तो उसमें कितनी लाइन हमको ये करना पड़ेगा। बात समझ में आया? कितनी पंक्तियाँ मतलब होंगे उसमें। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा दिया हुआ है कितना, 3.5 मीटर दिया हुआ है। तो पहले इसको हम चेंज करते हैं मीटर, इंच में चेंज करना पड़ेगा हमको। कैसे चेंज करेंगे? तो देखिए 1 मीटर में होता है आपका 39.37 इंच। आपको ये वैल्यू नहीं पता है तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपसे फिर पूछा कितना है, 3.5 मीटर। कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई कर दिए सिंपली 39.37 इंटू 3.5। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 137.795 अप्रोक्सली। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये क्या निकला, ये निकला इंच। यानी आप कह सकते हैं कि 3.5 मीटर के हैं या तो 137.795 इंच के हैं। ठीक है, तो इतना हाइट हमको चाहिए। दीवार की जो हाइट है वो कितना चाहिए, 137.795 की हाइट चाहिए आपको। ठीक है, और एक ईंट का जो हाइट है वो कितना है, वो 3 है। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 1 3 5 15, तो 45। और लमसम में एक ईंट और ले लीजिए। तो ऑप्शन में आपको कौन सा दिख रहा है, ये नंबर। बात समझ में आया? तो ये कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, आपको मेन ये ध्यान रखना था, ये वाला मीटर 3.5 मीटर। अब 3.5 मीटर को आपको बदलना पहले किस में था, बदलना था पहले आपको इंच में। और 1 इंच बराबर होता है 39.37 इंच। ठीक है, तो 3.5 मीटर बराबर हो जाएगा आपका 137.795 इंच। ठीक है, और एक ईंट का जो हाइट था वो बता दिए कितना था, 3 इंच दिया हुआ है। तो जो हाइट दिया उसी पर तो पंक्ति की हाइट बनेगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 जुलाई 2021 ईस्वी को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती हैं जो इस प्रकार है। क्या है, पैक करने की जो तारीख है वो क्या है, 10 जनवरी 2021 है। ठीक है, पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक उपयोगी है। अच्छा, पैक करने की जब तारीख से, जब ये पैक किया गया होगा तब से लेकर के 180 दिन तक वो क्या है, उपयोगी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। कथन यहाँ 4 दिया होगा। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं कि 10 जनवरी 2021 से लेकर के 3 जुलाई 2021 के बीच में कितना दिन होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। कहाँ से कैलकुलेट करना होगा हमें, पैक करने की तारीख से स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी में कितना दिन रहा होगा ये, यानी कि 21 दिन। फरवरी में कितना दिन, 28 दिन। मार्च में कितना दिन, 31 दिन। अप्रैल में कितना दिन, 30 दिन। मई में 31 दिन। जून में कितना दिन, 30 दिन। और जुलाई में कितना दिन, 31 दिन नहीं, 3 दिन। क्यों, क्योंकि जुलाई 3 तक ही है ना, क्योंकि उसी दिन डिसाइड करी थी फेंकने का। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए कितना दिन होता है यहाँ पर। तो 8 9 10 11, 11 3 14 के 4 हाथ में 1 1 3 3 6 3 9 3 12 3 6 15 16 17, 174 दिन। ठीक है, 174 दिन हुआ है, मतलब कि अभी भी वो उसका एक्सपायर नहीं हुआ है, अभी भी 6 दिन उसका लगभग इस्तेमाल अभी भी कर सकती हैं, है ना। इसलिए पता चला क्योंकि जब पैकिंग हुआ था तब से लेकर के 180 दिन तक उपयोग कर सकती थी। ठीक है, उसका भी पैकेट का हो कितना दे रहा है, 174 दिन ही हो रहा है। तो चलिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है देखते हैं। कहता है उस पैकेट फेंक देना चाहिए, नहीं फेंकना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अभी भी उसका वो भी एक्सपायर नहीं किया है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती हैं। बिल्कुल 1 सप्ताह के लिए और कर सकती हैं, लगभग तो कर ही सकती है ना। सी में क्या है, वह अभी 6 महीने का इंतजार कर सकती है ना। 6 महीने कैसे कर सकती हैं, सी तो 6 दिन बचा हुआ, 6-7 दिन ही तो बचा हुआ लगभग में। पैकेट 10 जून 2021 को ख़राब हो चुका था, नहीं ख़राब नहीं हो चुका था।
ठीक है, उसे फेंक देना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए, अभी भी 6-7 दिन से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? बी नंबर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? ये कहाँ से आ गया? अच्छा, ये पेडागोगी का क्वेश्चन आ गया इसमें। चलिए इसका क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक है? तो रवैया नहीं होगा, प्रेरणा भी नहीं होगा, व्यक्तिगत लक्षण नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण हम लोग जो आसपास के चीज़ों से सीखते हैं, जो लोगों से सीखते हैं, है ना, खुद से नहीं सीखते। व्यक्तिगत लक्षण से वो नहीं कहा जा सकता। आपका रवैया भी नहीं होगा, आपके रवैया आप पर डिपेंड करता है। प्रेरणा आप किसी से लेते हैं तो ये हो सकता था, बट यहाँ विद्यालय बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है इसका। इसका आंसर क्या होगा? विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? शायद मैंने सेम क्वेश्चन इसी तरह का, सिर्फ डेटा उसमें अलग थे, मैंने उस पर डिस्कस किया था, समझाया था। ठीक है, तो उसकी जो शेष आकृति की सीमा की जो लंबाई होगी वो भी क्या होगा? 16 ही होगा, क्योंकि बदलेगा नहीं है। क्षेत्रफल बोलता तो बदल सकते थे, ठीक है, लेकिन इसमें अगर पूछ रहा है सीमा की जो लंबाई होगी वो क्या होगा? सेम होगा, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? याद है? पिछला वीडियो जाके देखिए, वहाँ से बहुत अच्छा से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसका आंसर 16 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान में क्या आएगा? 2/3 प्लस कितना भरेंगे यहाँ पर कि 11/12वां आएगा। अच्छा, तो 2/3 क्या लिखा हुआ है? मान लेते हैं कि इस जगह पर रिक्त स्थान पर मान लेते हैं कि वो ए आएगा, मान लेते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं इसको 2/3 मतलब कितना? 2/3 प्लस ए इक्वल टू 11/12वां मतलब कितना? 11/12, यही कह रहा होगा ना। तो बस सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो सकता है? इधर लिख सकते हैं 11/12 और इधर वाला उधर फेंक दीजिए 2/3, तो क्या हो जाएगा? 12/3। फिर तो यही कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 11×3 33 और 12×2 24 और 12×3 36, क्रॉस मल्टीपल गुना जो बताए थे हम, उसी प्रोसेस का हमेशा इस्तेमाल कीजिए, हमेशा आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, 33 में 24 जगह क्या बचेगा? 6 और 3 9 और नीचे कितना हो जाएगा? 36, 9 चौक 36, 1/4, 9 चौक 36 ठीक तो आ रहा है, 12 36, ठीक है, 6 3 9, ये भी सही है। तो क्या यहाँ से ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, ये 9/3 जो लिखा है आपका, 9/3 ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 1/3 1/3 ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ लिखा है 3/12वां, 3/12वां, तो देखिए 3/12वां है, तो 9/36 को हम क्या कर सकते हैं? 3×3 9 और 12×3 36 काट के थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, या इसी को काट लीजिए आप, 3 चौक 12, तो 1/4 1/4, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा? सी नंबर, थोड़ा सा घुमा के दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफ़ियाँ का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफ़ियों का 2/7 भाग अदिति को, 1/6 भाग अमल को दिया, 2/5 भाग फरहान को और 1/7 भाग जेरी को दिया है। ठीक है, यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफ़ियाँ बची हों तो उसके पैकेट में शुरुआत में कितनी टॉफ़ियाँ थीं? सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा डेटा अलग था, पिछला वीडियो मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ भी सॉल्व कर ही देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक पैकेट होगा, ठीक है, एक पैकेट कुछ इस तरीके से होगा, टॉफ़ियों का पैकेट होगा, इसमें कुछ चॉकलेट होंगे, चॉकलेट ही है ना जब, हाँ टॉफ़ियाँ ही होंगी, तो उसमें कुछ टॉफ़ियाँ होंगी। अब कितना टॉफ़ी मुझे नहीं पता, तो मान लेते हैं टॉफ़ियों की जो संख्या वो x है। ठीक है, तो उस x का क्या बोला जा रहा है कि बांटने पर वो बांट रही है मर्लिन, टॉफ़ियों का 2/7 भाग अदिति को दे दिया है। ठीक है, उसी टॉफ़ी का 1/6 भाग फिर किसको? अमल को दे दिया है, या अदिति को दिया है, अमल को ही दिया है। फिर ठीक है, उसी तरीके से फिर x का ही 2/5 भाग किसको दिया गया है? फरहान को, और उसी x का 1/7 भाग किसको दे दिया है? जेरी को। ठीक है, तो पहले टोटल जोड़ते हैं कि ये कितना भाग हुआ। तो 7 6 5 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो इसका एलसीएम आना चाहिए 7 और 6 × 5 30, 221 आना चाहिए। ठीक है, तो 7 × 21 3, 30×2 60x प्लस 6 × 3 18
और 6 बजे 30 5 तो 35 आ जाएगा। ये 35x प्लस 5 चौके 20 5 2 10 42। तो 42 में कितना हो जाएगा 84x प्लस 7 21 यानी कि 30x। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। जोड़ दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 60 30 90, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं 4 5 4 9 5 4 9 8 3 11 11 3 14 14 6 20 बटा 210। ठीक है, अब देखिए x का 210 भाग करने पर उसमें से एक 209 भाग वो क्या कर चुकी हैं, बांट चुकी हैं। तो कितना भाग बचा होगा, x का 1 बटा 210 भाग बचा होगा। 210 में से 209 भाग बांट चुकी हैं, तो बचा कितना होगा, उस x का, उस कैंडी का 1 बटा 210 बचा होगा। और ये कितने के बराबर है, ये कह रहा है 2 टॉफ़ी उसके पास बची हैं, यानी कि उसके पास इतना के बराबर इतना है। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 420। x का 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा, और 210 का 2 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती हैं जिनमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास और एक रस्सी शामिल है। फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कोने हैं, यानी कि कोन है। ठीक है, उपरोक्त स्थिति के अनुसार इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो पहले यहाँ देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। एक तो माचिस है, एक बॉल है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर किताब है, एक स्टील का गिलास है और एक रस्सी भी है शामिल। तो देखिए बॉल जो है, ये बॉल तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि बॉल जो होता है हमारा उसमें कोन होता नहीं। कोन कब बनता है, जहाँ पर 2 रेखाखंड ला करके मिलती हैं, जैसे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये कोन बनेंगे। तो जहाँ भी 2 लाइनें ला करके मिलती हैं या 2 रेखाखंड ला मिलती हैं, वहाँ पर कोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कहीं कोन का निर्माण तो होता ही नहीं है, तो ये तो बॉल होगा नहीं। ये किताब आप ले सकते हो, ये किताब में कौन हो सकता है, आपके पास जो किताब होता है वो किसमें कौन होता है। ठीक है, इसमें हो सकता है। एक स्टील का गिलास है, एक स्टील का कुछ इस तरीके से गिलास होगा, तो मे भी यहाँ पे कौन बन सकता है, लेकिन ऊपर तो कौन नहीं बनेगा। यहाँ कौन बन सकता है, लेकिन यहाँ भी कौन कहाँ से बनेगा, पॉसिबल ही नहीं। गिलास में कहीं कौन नहीं बनेगा, क्योंकि वही तो नीचे भी तो कर्व भी होता है ना, तो वहाँ भी कौन नहीं बनेगा। तो ये गिलास भी नहीं होगा, बॉल भी नहीं होगा, किताब और एक रस्सी बच गया। रस्सी में भी कौन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मे भी आप रस्सी से चाहे तो कौन बना सकते हैं। मान लो ऐसे रस्सी है, उसको अगर थोड़ा सा मोड़ मार दिया जाए तो मे भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि उसने सर क्या दिया, ऑप्शन में क्या दिया है। फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती है। चलो देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। कहता है रस्सी का चुनाव किया जाना चाहिए, क्योंकि दी गई वस्तुओं में रस्सी सबसे लंबी है। सबसे लंबी इसीलिए हम ये कह देंगे कि रस्सी वो उसमें ज़्यादा कौन होंगे, ये कहना उचित नहीं होगा। आगे है किताब का चुनाव किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें माचिस से ज़्यादा कोने हैं। नहीं, दोनों में जो कोने होंगे वो समान होंगे। कैसे, देखिए माचिस कुछ इस तरीके का होता है ना, माचिस भी और किताब भी कुछ शेप इसी तरह का होता है। तो एक कोन देखिए यहाँ पर 4 कोन इधर और 4 कोन इस जगह पर। कहाँ का, 1 कोन 2 कोन 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पर 8। तो माचिस में भी 8 कोन होगा और साथ साथ में किताब में भी कुछ इसी तरह का कोन बनेगा। ठीक है, तो 8 कोन दोनों में होंगे, तो दोनों तो बराबर होंगे, तो ज़्यादा कोने तो सवाल ही नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ये भी गलत हुआ। सी नंबर देखिए, माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों के किनारे सतहें और कोनों के आधार पर एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर में क्या है, बॉल का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें अनंत कोन होते हैं। कोन तो होते ही नहीं, अनंत की बात ही कहाँ से हम कर रहे हैं। कोन होता ही नहीं, क्योंकि कोन वहीं बनते हैं, जो वहीं निर्माण होते हैं जहाँ पर 2 रेखाखंड ला करके मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं। कह रहा है 3 या तो 3 से अधिक रेखाखंड किसको कहते हैं, एक सीधी रेखा जिसकी जो लेंथ होता है वो सीमित होता है, जिसकी लंबाई को हम माप सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक ये रेखाखंड है। तो ये इस तरीके से 3 लाइन या 3 से अधिक हो सकता है से बनी बंद आकृति भी कैसे होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। जैसे ये 3 है तो ये क्या, ये इसको मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये बंद आकृति है, नहीं है। बंद का मतलब ये हो रहा है कि एक ही रेखाखंड और एक रेखाखंड। और 3 क्यों कह रहा है, क्योंकि 3 से कम रेखाखंड से कभी बंद आकृति बन ही नहीं सकता। जैसे देखिए एक ये रेखा
और एक दिखा, कैसे बंद हो पॉसिबल है कि बंद हो जाए? बंद होगा ही नहीं। जब तक ये 3 या 3 से अधिक रेखाखंड नहीं लेंगे तब तक आकृति बंद होगी नहीं। जैसे देखिए एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, देखिए बंद हो रहा है। तो 3 से अधिक रेखाखंड ले रहे हैं, तो 3 कम से कम और मैक्सिमम 3 से जितना आप ज़्यादा ले सकते हैं, तो सभी से क्या बनेगा? एक बंद आकृति बनेगी। तो उस आकृति को फिर हम क्या कहेंगे? क्या उसको त्रिभुज कहेंगे? नहीं। 3 से अधिक भी होगा, तो देखिए ये 3 से अधिक है, ये 4 है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है, तो क्या उसको त्रिभुज कहेंगे? नहीं। हर बात उसको त्रिभुज नहीं कर सकते, 3 ही रहेगा तब ना, 3 से अधिक भी तो कह रहा है ना यहाँ पर। आगे बहुभुज कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा होंगी, तो इसको नहीं कह सकते। ये भी सिर्फ ये क्या है? ये वह एक बहुभुज है ना, बहुभुज ये भी है, यानी कह सकते हैं ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम लोग नाम क्या देते हैं? उसको नाम देते हैं बहुभुज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बहुभुज होगा, ठीक है। चतुर्भुज नहीं होगा, त्रिभुज भी नहीं होगा। ये 3 भुजाओं से मिलकर के बनने वाला आकृति है, और ये 4 भुजाओं से बनने वाला आकृति है। बहुफलक में जैसे बहुत सारे फलक होते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया था ना, यहाँ पर इसका फलक जो सामने जो दिख रहे हैं उसको फलक कहते हैं सामने वाला। इसमें कितने फलक होंगे? 1 2 2 4, शायद इसमें भी 8 फलक होंगे, ठीक है, जो सरफेस जिसको हम कहते हैं। चलिए आगे है, एक शहर का तापमान 9 बजे इतना डिग्री देखा जाता है, यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री से नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान 7.2 डिग्री सी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो पहले घट कितना रहे देखते हैं। तो मान लेते हैं वर्तमान जो तापमान था वो इतना था, और घट करके कितना हो जा रहा है? 7.2। तो कितना डिग्री घट जाना चाहिए? 7 6 13, इतना लगभग, है ना। 7, सॉरी यहाँ पर मैंने घटाया गलत है, 5 में से 2 गया तो 3, और 7 6 13, ठीक है, इतना डिग्री। अब देखो इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 7 63, एक दशमलव खत्म हो जाएगा ना, तो 7 63, तो कितना हो जाएगा? ये 9। बात समझ में आया? 9 क्या निकला? 9 निकला है घंटा, क्योंकि देखिए प्रत्येक घंटा यानी कि 1 घंटा में इतना घटता है, तो इतना 6.3 डिग्री घटने में कितना समय लगेगा? 9 घंटा लगेगा। तो अभी टाइम कितना हो रहा है हमारा? 9 बज रहा है, तो 9 बज रहा है, तो 9 में जोड़ दीजिए, तो 9 3 12 और 6, तो 6 का ऑप्शन कहाँ है? 6 AM, ये वाला आंसर हो जाएगा 6 AM, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अंकों को माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं पहले यहाँ पर माध्य और माध्यिका होता क्या है। माध्य का मतलब ये होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, ठीक है, देन क्या कीजिए, जितना नंबर है उतना नंबर से डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा माध्य निकल जाता है। तो पहले माध्य निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य निकालने के लिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए इसको पहले, 20 30 20 50 60 70, और इधर 1 5 6 3 9 10 3 13 13 8 13 8 21 5 26,